गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं डी और एफ ब्लॉक के बारे में बताऊं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसके बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई थी। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ठीक है हम उसके बारे में कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना शुरू करें तो आप देखेंगे कि इसमें 3D, पहले आप मान लीजिए आपको 3D बनाना तो स्कैंडियम, उसके बाद आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। आप यहाँ पर लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। याद रखिएगा कि जो स्कैंडियम स्टार्ट हो रहा है इसका जो सबसे नज़दीकी जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है वो आर्गन है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? आर्गन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्गन। सभी में बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा? आर्गन। मतलब आप यहाँ पर आर्गन इसलिए लिखेंगे ताकि आप लंबे चौड़े कॉन्फ़िगरेशन निकालने से बच जाए, क्योंकि आप आर्गन लिखेंगे तो आपका टाइम ऐसे भी लॉस हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 लिखने में। इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखिए? नोबल गैस लिख दीजिए जो कि सबसे नज़दीकी है। किसका? 21 का नज़दीकी नोबल गैस कौन होता है? आर्गन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 होता है। अब यहाँ पर ये चूँकि ये 3D सीरीज़ का निकाल रहा हूँ, कौन सा सीरीज़ का निकाल रहा हूँ? 3D सीरीज़ का। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था 4 प्रकार के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। अब यहाँ पर सभी जगह में आप क्या कीजिएगा? आप लिखिएगा 3D 4S। सब जगह क्या लिख दीजिएगा? 3D 4S। आप सभी जगह यहाँ पर लिख देंगे 3D 4S, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सामने, है ना। तो जिससे कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब जगह आप यहाँ लिख देंगे 3D 4S। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में लिख रहा हूँ 3D 4S, 3D और 4S। अब आप बस याद रखिएगा इसका कोड वर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है 49। मतलब कहने का ये हुआ कि 49 का मतलब यहाँ पर आपका 4 नंबर जो 4 है और 9 नंबर मतलब जो कॉपर है, तो यहाँ पर आपका चेंज होने वाला है। मतलब यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल केस में आते हैं। किस में आते हैं? एक्सेप्शनल केस में। अब यहाँ पर आप भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1 2 भरेंगे। डी में पहला इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 1 2। उसके बाद हम जाएंगे 2 2, उसके बाद यहाँ जाएंगे 3 2, है ना। 3 2, 1 2, 2 2 और 3 2। यहाँ पर एक्चुअल होना चाहिए था कितना? यहाँ पर होना चाहिए था 4 2, लेकिन 4 2 नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 1, क्योंकि क्रोमियम जो है 4 2 की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 1 ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि 5 1 जो है वो हाफ फील्ड है डी का हाफ होता है 5 और फुल होता है 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 1। उसके बाद हम लिखेंगे, कंटिन्यू चलेंगे 5 2, फिर 6 2, फिर 7 2, फिर 8 2 और यहाँ पर 9 2 होना चाहिए, लेकिन होगा 10 1 और लास्ट में आ जाएगा आपका 10 2। तो इस टाइप से अपन डी ब्लॉक में 3D सीरीज़ का अपन क्या निकाल लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए। अब आता है, मान लीजिए हमको बनाना है 4D सीरीज़। क्या बनाना है? 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ में आपका आएगा इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और लास्ट में आ जाएगा आपका कैडमियम, है ना। ये ज़रा ना मोहे टोको, रुके रहो पगड़ी आगे करो। और इसका ट्रिक है शीशे का टीवी कार में फेंको नीको जन। एक तरीका से हो गया। और ये जो आपका 4D सीरीज़ है इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 39 से, मतलब 39, फिर 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45, 46, 47 और 48। तो 39 से ये स्टार्ट हो रहा है 4D सीरीज़। और 39 का सबसे जो नज़दीकी जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है वो है आपका कौन? मैं यहाँ काट देता हूँ सब, है ना। वो है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का 36 होता है। तो सभी जगह में आप क्या करिएगा? यहाँ पर नोबल गैस के फॉर्म में यहाँ आप सभी जगहों में क्या लिख दीजिएगा? क्रिप्टॉन लिख दीजिएगा, Kr, है ना। यहाँ पर क्या लिखिएगा? क्रिप्टॉन। सभी जगह में क्या लिख देंगे आप? क्रिप्टॉन लिख देंगे। अब
इसको भरने का तरीका देखिए, मैं कैसे भरता हूँ, किस तरीके से भरता हूँ, ये देखिएगा। 1 2 और 2 2 के बाद यहाँ पर आप चूंकि आपका कौन सीरीज है, ये सीरीज आपका 4D है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4D, 4D के बाद आएगा 5S, सब जगह लिखेंगे आप 4D, फिर आपका हो जाएगा 5S, फिर आपका यहाँ पर 4D 5S, 4D 5S, 4D 5S, 4D 5S, 4D 5S, 4D 5S, 4D 5S और लास्ट में 4D 5S। अब देखिए भरने का तरीका मैं कैसे भरता हूँ। जब आप भरें तो नीचे को याद रखिएगा, नीचे में हमेशा आप लिखेंगे यहाँ पर 10 2 और ऊपर में लिखिएगा आपका 10 1, 10 2 और 10 1, ये बदलता नहीं है। और ऊपर में आप लिखेंगे यहाँ पर आपका 1 2 और यहाँ पर आएगा 2 2। अब इसके बाद यहाँ पर होना चाहिए था 3 2, तो यहाँ से ये गेम खेलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल आना चाहिए था कितना 3 2, लेकिन यहाँ कंटिन्यू अपन चलेंगे कहाँ से 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 कंटिन्यू चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 4 1, फिर आ जाएगा 5 1, फिर आ जाएगा 6 1, फिर आ जाएगा 7 1 और यहाँ पर आ जाएगा 8 1। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से मतलब ये यहाँ से कहाँ से, थर्ड एलिमेंट से, है ना, थर्ड एलिमेंट से और यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपका देखेंगे 8 1 तक हमने किया, 8 1 के बाद आना चाहिए था 9 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 1 ना होकर के क्या होगा 10 0। मतलब आपका नियोबियम से लेकर के पैलेडियम तक जो है वो आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नियोबियम से आपका जो है पैलेडियम तक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 3 2 होना चाहिए था, 4 1 हुआ, फिर 5 1 हुआ, फिर 6 1 हुआ, फिर 7 1 हुआ, फिर 8 1 हुआ, है ना। उसके बाद क्या हुआ 9 1 नहीं हुआ, 10 0 हुआ, 10 1 हुआ और 10 2 हुआ। तो ये हो गया हमारा 3D और 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे किसका, 5D सीरीज़ का, किसका 5D सीरीज़ का, कि 5D में क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों 5D सीरीज़ को जो हम बनाएं तो पहले 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके हम नाम लिख लेते हैं। तो 5D में क्या आ जाएगा आपका, जो 5D सीरीज़ बनाएंगे तो इसमें लेंथेनाइड्स आते हैं। कौन आते हैं, लेंथेनाइड्स आते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ला, हफ, ता, वरना, रे, उसकी, इधर, पिटाई और यहाँ पर नीचे में HG होगी। अब ये जो स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 57 से और डायरेक्ट हम जंप करेंगे कहाँ पर 72 में, है ना। उसके बाद कंटिन्यू चलिए 73 74 75 76 77 78 79 और 80, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 57 का सबसे नज़दीकी नोबल गैस कौन है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि 57 का जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है वो है ज़ेनॉन। तो सब जगह पे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, ज़ेनॉन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ज़ेनॉन लिख देंगे। सभी जगहों में सबके साइड में आप यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप सब जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर ज़ेनॉन, क्योंकि ज़ेनॉन जो है वो सबसे नज़दीकी है किसका, लेंथेनम का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और चूंकि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ कौन सी है, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि 4D सीरीज़ था, अब ये क्या है 5D है। तो 5D सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करेगा, ये आपका करेगा 5D और यहाँ पर आपका 6S। तो सब जगह में आप क्या लिख देंगे 5D 6S, यहाँ पर भी आप 5D 6S, यहाँ पर भी आप 5D 6S, यहाँ पर भी देखिए 5D 6S 1 2 3 4 5, यहाँ तक आया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप 5D 6S 5D 6S 5D 6S 5D 6S और लास्ट में 5D 6S, ये हमने बना लिया। अब हम देखेंगे 57 का तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि लेंथेनम के बाद आते वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। और लेंथेनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन इंटर करना चाहिए वो कहाँ करना चाहिए या कहाँ करता है, वो आपका करता है 4F में। कहाँ करता है, तो 4F में। तो आप यहाँ पर क्या लिखिए, सब 5D से पहले 4F, तो सब जगह यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 4F। तो लिखते जाइए यहाँ पर 4F, सभी 5D से पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर
4f। ये देखिए जैसा मैं लिख रहा हूँ, सब में क्या लिख रहा हूँ आपका 4f लिख रहा हूँ, समझ में आया। तो आपका सब जगह क्या लिखा 4f। अब भरेंगे कैसे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका तो 0 आएगा, सही बात है, क्योंकि आपका पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन 5D में आना है, तो 54 होता है, इसका 54 होता है, और 54 और 57 के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन D में आएगा 5D में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है S में आएगा। तो ये हो गया। अब बाकी यहाँ 14 का डिफरेंस आ रहा है, तो सभी जगह बच्चों यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 14 कर दीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। अब इसको भरना शुरू करेंगे, जो नियम बोलता है फटाफट आप इसको भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले वाले में आपने क्या किया, पहले वाले में है ना हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम भरें तो इसका याद रखिएगा, इसका जो कोड वर्ड होता है वो होता है 89। क्या नाम होता है इसका कोड वर्ड, इसका कोड वर्ड होता है 89, याद रखिएगा। जैसे 49 था सबसे पहले वाले का, ठीक है, 3D का क्या था 49, और इसका क्या था 5D का 89, और बाकी इसके बीच में जो 4D था उसके मैंने बताया था कि 3-2 ना करके 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1 ना करके 10-0, 10-1 और 10-2 जो आपका 4D सीरीज़ में था। अब यहाँ पर आप भरना शुरू कीजिए, 1-2 है, उसके बाद 2-2, उसके बाद 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2 और यहाँ पर 7-2, ठीक है। 7-2 का लास्ट में क्या भरता है, लास्ट में भरता है 10-2, है ना। और देखिएगा कि 8 और 9 पे, मतलब प्लेटिनम और गोल्ड जो देखिए बहुत ही कीमती धातुएं होती हैं, बहुत ही प्रेशियस मेटल्स होती हैं, तो यहाँ पर आपका चेंज होगा। 7-2 के बाद आपका आना चाहिए था 8-2, लेकिन यहाँ पर 8-2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 9-1, उसके बाद आएगा 10-1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9-1 और उसके नीचे लिखेंगे आप 10-1। तो याद रखिएगा कि आपका प्लेटिनम और गोल्ड दो ऐसे मेटल्स हैं जहाँ पर आपका जो है चेंज होने वाला है। तो ये हमारा लेंथेनॉइड्स, लेंथेनम के बाद, लेंथेनॉइड नहीं बोलेंगे, लेंथेनम के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो तो लेंथेनॉइड्स में बिलोंग करेगा, लेकिन जो 5D सीरीज़ में बाकी एलिमेंट्स है 72 के बाद और 80 तक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे निकाला जाता है। अब लास्ट आता है हमारा कौन सा सीरीज़, सबसे लास्ट सीरीज आता है 6D सीरीज़। 6D सीरीज़ जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका कुछ चेंज नहीं करना है। उसमें जैसे इसका 89 था, इसका चेंज खाली क्या होगा 9, क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें इसमें क्या हो जाएगा, है ना, आपका यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल जो पढ़ते हैं ना, नीचे में क्या आता है 10-2 आता है, 10-1 आता है ना, बस आप कंटिन्यू चलते जाएंगे 7-2 के बाद, जैसे नियम चलता है, बस लास्ट के 2 सेम रहेंगे, बाकी कंटिन्यू चलते जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्टिनियम से स्टार्ट करते हैं, एक्टिनियम से स्टार्ट होगा ये, है ना, 2 स्टार लगाया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक्टिनॉइड्स में आएंगे, वो 5F में आएंगे, है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लगाया हूँ 2 स्टार लगा दिया हूँ, ठीक है। अब बात आता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। डायरेक्ट जंप करेगा कहाँ पर, अननिल क्वार्डियम, अननिल पेंटियम, अननिल हेक्सियम, अननिल सेप्टियम, अननिल ऑक्टियम, अननिल इनियम, अननिल, है ना, 110, 109 हो गया, 110, वो अनिलियम, अनियम और बाइयम। तो आप देखेंगे कि यहाँ का स्टार्टिंग कहाँ से होगा 89 से, आप 89 से डायरेक्ट जंप करोगे 104 में, मतलब उसके 14 एलिमेंट्स के बीच का जो 89 से और 104 के बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं, जो 14 एलिमेंट्स है, वो आपके किस में जाएंगे, एक्टिनॉइड्स में जाएंगे, इसलिए मैं इसको हटा दिया हूँ। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 111, 112। अब देखिए इसका सबसे नज़दीकी नोबल गैस कौन आता है, इसका सबसे नोबल गैस नज़दीकी रेडॉन। तो आप बच्चों सब जगह रेडॉन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रेडॉन एक नोबल गैस है, एक अक्रिय गैस है, और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 86 होता है, और 86 जो है वो 89 के सबसे ज़्यादा क्लोज नोबल गैस है। तो आप सब जगह यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर सभी जगह में आप लिख देंगे रेडॉन। क्या लिख देंगे,
रेडॉन। ऐसे करके जैसा मैं लिख रहा हूँ आप सभी जगहों में यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडॉन लिखेंगे। ये लिख दिया आपने रेडॉन, देखिए मैं कैसे प्यार से लिख रहा हूँ यहाँ पर रेडॉन। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ये 4F था तो अगला वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5F होगा। तो आप बच्चों सभी जगह में आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर 5F, सभी जगहों में 5F। जैसे यहाँ 4F लिखा था, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5F लिखेंगे, ताकि पता चल सके कि इसके 89 के बाद जो एलिमेंट जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके 5F ऑर्बिटल में जाएंगे। 5F के बाद जैसे इसमें 5D 6S था, यहाँ पर हो जाएगा 6D और 7S। तो सब जगह आप लिखेंगे 6D और 7S, सब जगह क्या लिखेंगे, 6D और 7S लिख देंगे आप। हाँ, तो आप जगह सब जगह क्या लिखेंगे, 5F 6D, सब जगह ऐसे करके जैसे मैं भर रहा हूँ 6D 7S, यहाँ पर भी 6D 7S, यहाँ पर भी 6D 7S, फिर आपका 6D 7S, 6D 7S, 6D 7S, 6D 7S, फिर 6D और 7S। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 0 भरेंगे और यहाँ पर भरेंगे 1 2, यहाँ पर आप सब जगह क्या कर देंगे, 14 इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि F में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कितने जाते हैं, 14 जाते हैं। अब आप 9 से भरते जाइए, 1 2, फिर 2 2, उसके बाद 3 2, उसके बाद 4 2, उसके बाद 5 2, उसके बाद 6 2, उसके बाद 7 2, उसके बाद 8 2, है ना। वहाँ पर 9 1 हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, 8 2 हुआ। अब यहाँ पर हो जाएगा 10 1 और यहाँ हो जाएगा 10 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे के पूरे डी ब्लॉक का। अब डी ब्लॉक के जब ये क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि डी ब्लॉक के जो प्रश्न होंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। तो बच्चों डी ब्लॉक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सुनते बस जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ हल्का सा, डी ब्लॉक से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों। पहला पूछेगा डी ब्लॉक के तत्वों के जो गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों। क्या बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो अच्छे कैटलिस्ट या अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों। तीसरा प्रश्न पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, है ना, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, मतलब संकुल का निर्माण क्यों करते हैं। मतलब आपने जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है उपसहसंयोजी यौगिक, उसमें देखा होगा कि जितने भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसमें डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, परिवर्ती संयोजकता को हम बोलते हैं, है ना, वेरिएबल संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वो करते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हिंदी में होता है संकुल क्यों बनाते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों के जो गलनांक, मतलब जो उसके गलनांक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और उसके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ज़्यादा क्यों होते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु क्यों बनाते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब होता है एलॉय, क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो एलॉय कैसे बनाते हैं, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी का डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं माना जाता, डी ब्लॉक का तत्व नहीं माना जाता। डी ब्लॉक के एलिमेंट इन तीनों को नहीं मानते हैं क्योंकि इसके डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा रंगीन आयन कैसे बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है रंगीन आयन मतलब कलरफुल कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है कलरफुल क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो आपके अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके किससे आते हैं। और साथ ही साथ आता है कि 8वां क्वेश्चन आएगा कि अंतरकाशी यौगिक कैसे बनाते हैं। अंतरकाशी यौगिक मतलब इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक के तत्व जो है वो अंतरकाशी यौगिक या क्या उसको इंग्लिश से बोलते हैं
इंटरस्टिशियल कंपाउंड, डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो अंतरकाशी यौगिक कैसे बनाते हैं, या अंतरकाशी यौगिक जो हैं वो क्यों बनाते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है गिव रीजंस के माध्यम से पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, जैसे एंथैल्पी के बारे में पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है, किसकी एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है और किसकी एंथैल्पी का मान कम होता है। तो आपको देखना है कि एंथैल्पी के जब आप क्वेश्चन करें, ठीक है, देखें तो आप देखेंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें दो कंडीशन होंगी, या तो डी ब्लॉक के पूरे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में भरे होंगे, पूरा का पूरा भरा होगा, या तो क्या होगा उसमें अर्धपूरित होगा। तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंथैल्पी का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेसिटी और पॉजिटिव आयन बनाने की कैपेसिटी। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो देखे होंगे आपने कि ज़्यादातर जो है धनायन बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि जिसमें डी में 5 होगा, डी में 3 होगा या डी में 10 होगा, तो इन तीनों कंडीशन पे जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फिर पूछेगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में जैसे कॉपर है और क्यूप्रस है, जैसे दो है, एक है कॉपर 2+ और एक है कॉपर सिंगल+। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि डी ब्लॉक में दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन होगा, मतलब जिसमें मतलब किसकी जल योजन की एंथैल्पी का मान ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, मतलब Cu2+ होगा कि Cu1+ होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में से, है ना, तो Cu2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा। जैसे बोलूँ, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे Cu2+ और Cu+, तो आपको बस पता लगाना है कि ये जो है जल योजन में या हाइड्रेशन में ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा, आपको पता है कि जो कॉपर होता है उसका 29 होता है, और उसको लिखते कैसे हैं 3d10 और 4s1। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉपर 1+ में, तो ये डी में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खचाखच भरा रहता है। और जो ज़्यादा भरे हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कॉपर प्लस और कॉपर 2+ में अगर जल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने को बोला जाए, ठीक है, तो जल में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा कौन बनाएगा, तो जल के साथ या वाटर के साथ ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर 2+, क्योंकि उसके पास डी में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3d9। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक ठन यहाँ से निकलेगा और एक ठन डी के 10 से निकलेगा। तो डी के 10 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो डी में 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब कम से कम कॉपर 2+ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि कॉपर सिंगल+ में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में भी आप याद रखिएगा कि सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स वो होगा जिसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। स्थाई कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्थाई कॉम्प्लेक्स तो आप जानते हैं कि जिसमें पूरे के पूरे, है ना, मतलब जो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करते हैं, है ना, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो EAN रूल होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सामने आसपास हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स जो है आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन में बताए हैं, ये सभी प्रश्न आपके 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, है ना। अब इन क्वेश्चन के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के आंसर क्या हो सकते हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसलिए होते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो उनकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, पहला रीज़न। दूसरा क्या है, ये मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या गलनांक और क्वथनांक जो है हमेशा उच्च होते हैं। दूसरा, डी ब्लॉक अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एक अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि ये जो है सक्रियण ऊर्जा, है ना, मतलब ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए अधिक से अधिक सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है ना, सक्रिय ऊर्जा के कम होने से। इसीलिए ये अच्छे कैटलिस्ट का काम करते हैं। तीसरा, कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स या संकुल
डी ब्लॉक के तत्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम का साइज होता है, उसके जो परमाणु का आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण ये लिगैंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं मेटल को, ये मेटल डी ब्लॉक ये मेटल इलेक्ट्रॉन को जो है बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए है ना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके इनमें जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसके कारण जो है लिगैंड जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इसमें रिक्त कक्षक होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए आसानी से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब आता है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि हर धातु के द्वारा अलग अलग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। मतलब जैसे कि स्कैंडियम है ना, जैसे आप देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में +3 सबसे स्थायी होगा, इसके अलावा +2 भी होता है, और जो मैग्नीज होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक का जिसकी ऑक्सीजन नंबर जो है वह +7 होती है। किसमें? 3D सीरीज में। तो वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर में आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 है ना, 5 6 और 7 तक जाता है। इसलिए और ये सबका नहीं होता है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं सबकी जो ऑक्सीजन नंबर होती है वो निकालने मतलब वो त्यागने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लूज करने की इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए सभी डी ब्लॉक एलिमेंट की जो ऑक्सीजन नंबर होती है वो एक समान नहीं होती है ना, और अलग अलग प्रकार की ऑक्सीजन नंबर होती है। मतलब जैसे स्कैंडियम है, जैसे आपने देखा है सोडियम में हमेशा +1 होता है, लेकिन ऐसा डी ब्लॉक में नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी का +2 भी होता है, +2 के साथ +3 भी होता है, किसी का +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातु बनाते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए मिश्र धातु का मतलब होता है, जिसको हम एलॉय बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक मेटल को आपस में एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के जो बनाया जाता है उसको अपन एलॉयज बोलते हैं या मिश्र धातु बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो एलॉयज बनाते हैं क्योंकि एलॉयज इज बेटर दैन प्योर मेटल्स। मतलब मेटल की तुलना में एलॉयज जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनमें सहने की रेजिस्टेंस करने की पावर जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व में एलॉय बनाने की कैपेसिटी इसलिए होती है क्योंकि दो इनका एक अनुपात निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए हमको जैसे हमने सुना होगा ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इस सब में आप देखोगे तो किसी में कॉपर टिन होता है, किसी में कॉपर और जिंक होता है, किसी में निकिल कॉपर और जिंक होता है, किसी में टीन और लेड होता है, जिसमें टांका जिसको बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को डी ब्लॉक का एलिमेंट अपन नहीं बोलते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? तो जिंक, कैडमियम और मरकरी 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो होते तो है डी ब्लॉक में लेकिन सबसे नीचे होते हैं और उसमें डी कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं, चाहे वो 3D सीरीज का हो, चाहे 4D सीरीज का हो, 5D सीरीज का हो और 6D सीरीज का हो। मैंने जितने भी नाम बताए उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि सब में डी कक्षक जो होते हैं वो पूरी तरह से भरे होते हैं, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। आपने 3D सीरीज में देखा होगा, है ना, तो उसमें जिंक आता है, 4D सीरीज में देखा होगा कैडमियम आता है, 5D सीरीज में आपने देखा होगा तो उसमें मरकरी आता है। तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें डी कक्षक पूरी तरह से फुल हैं, भरे हुए हैं, और ऐसे तत्वों को अपन डी ब्लॉक का तत्व नहीं बोलते हैं जिनमें डी कक्षक जो है कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या कंप्लीटली भरे हुए होते हैं। अब आता है डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, कलरफुल कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि कलरफुल कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। तो आपने देखा होगा कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसमें जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो है रंगीन आयन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि सबके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जिसके पास जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसका कलर जो है उतना ही अच्छा डार्क आएगा। सफ़ेद को इस चैप्टर में मतलब सफ़ेद को रंग नहीं माना जाता है। अगर मान लीजिए बोला जाता है कि कोई यौगिक या कोई कंपाउंड जो है कलरफुल वाइट है, तो मतलब क्या है कि उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब वो कलरफुल कंपाउंड नहीं बनाएगा। इसलिए सफ़ेद अगर कोई क्वेश्चन आता है, वाइट करके कोई क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा कि वाइट कोई कलर नहीं होगा,
लिखिएगा इस चैप्टर के अनुसार, क्योंकि बैजानी हपी नाला इसको विग्योर बोलते हैं, उसमें हमारा वाइट कलर नहीं आता। अब आता है कि संक्रमण तत्व जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के लिए ज़रूरी क्या होता है, जब भी कोई अंतरकाशी यौगिक बनाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके डी ब्लॉक के कोई एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के कोई तत्व हैं, तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके बीच में बहुत सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो जब डी ब्लॉक का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, अंतरकाशी जो जगह होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उस स्पेस में ये जो छोटे छोटे नॉन मेटल्स हैं ये आकर के सही से फिट हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, है ना। उनका जो त्रिविम व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, है ना, उसमें ये जो नॉन मेटल्स आकर के क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप जब हो जाते हैं तो ऐसे ट्रैप्ड कंपाउंड को, जो कि डी ब्लॉक के अंदर घुस गए हैं नॉन मेटल के रूप में, तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, अंतरकाशी यौगिक या इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और ऐसा क्यों बनाया जाता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर आता है? तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी, किसमें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड में। बस चेंज आएगी तो कौन सी चेंज आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणों में बदलाव आएगा। अब इसको बनाने का क्या कारण है कि अगर हम मेटल्स के बीच में नॉन मेटल को डाल दें, तो इसलिए डालते हैं क्योंकि इनको डालने से उसमें मजबूती आ जाती है, उसमें सॉलिडिटी आ जाती है, मतलब इसमें अगाध वर्ध्यता, तन्यता, जो डक्टाइल बोलते हैं ना, डक्टाइल बोलते हैं, ठीक है, सोनरस होता है, हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इसमें मजबूती जो है ज़्यादा आ जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से मेटल की मजबूती है ना जितनी होती है, उस मजबूती से भी अधिक मजबूती या अधिक हार्डनेस जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में आ जाता है। तो ये हमारा वीडियो था। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, है ना।